नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज 6 अप्रैल है, यानी आज भारतीय जनता पार्टी 44 साल की हो गई है। और अगर देखा जाए तो 1885 में बनी कांग्रेस भी 139 साल की हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस को बुढ़िया कहते हैं, तो चलो जवान मान लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी को अभी 44 साल की है, तो क्या एक बुढ़िया एक जवान को हरा देगी? क्या एक बुढ़िया में अभी इतना दमखम है कि एक जवान को पटकनी दे देगी? जी हां, जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी के अंदरूनी आंकड़े निकल करके सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं दुनिया भर में, उससे यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस और इंडिया हरा रही है। आरएसएस और बीजेपी का इंटरनल सर्वे है, 200 के आसपास इस बार भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी। यह सर्वे पूरे सोशल मीडिया में गूंज रहा है और तमाम यूट्यूब चैनलों पर, अखबारों में, कुछ गोदी मीडिया के चैनलों पर रेंगते हुए आपको मिल जाएंगे। राहुल गांधी ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 180, 160, 140 से ऊपर नहीं जाएगी। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भगवा टीम, उनका आईटी सेल चीख चीख करके कह रहा है कि 370 पार, 400 पार। तो इसके पीछे का मंतव्य समझा जा सकता है कि वस्तु स्थिति को, यथा स्थिति को छिपाने के लिए और मतदाताओं पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए 400 पार और 370 पार की बात कही जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने जा रही है। अपने को दुनिया की नंबर 1 पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज उसकी ऐसी स्थिति हो गई है कि उसके पास लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए कैंडिडेट नहीं है, सांसद बनाने के लिए योग्य और जिताऊ नेता नहीं है। अब इसके लिए वो सेंधमारी कर रही है दूसरी राष्ट्रीय पार्टियों में, समाजवादी पार्टी में, तृणमूल कांग्रेस में, जनता दल राजद में या कांग्रेस में। ऐसे तमाम कद्दावर नेताओं को तोड़ा जा रहा है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाए और जीत सुनिश्चित कर सके। लेकिन यह तुरुप का पत्ता भी काम नहीं आने वाला है, क्योंकि जो लोग टूट करके जा रहे हैं उनका वास्ता न तो आरएसएस की विचारधारा से है, न बीजेपी की विचारधारा से है, और न वह कभी संघ की शाखाओं में गए हैं, न कभी संघ के एजेंडे पर काम किए हैं। लेकिन फिर भी उन्हें बुला बुला करके टिकट दी जा रही है और जीत हासिल करने की उम्मीद की जा रही है। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 195 सीट के लिए कैंडिडेट की घोषणा की थी, उसमें 80 ऐसे हैं जिनका आरएसएस और बीजेपी से वैचारिक विचारधारा कतई मेल नहीं खाती है, और 50 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि दूसरे दलों से टूट करके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसदों की टिकट काटी गई है और ऐसे लोगों को टिकट दी गई है, जिससे वर्तमान सांसदों में निराशा है और वह भारतीय जनता पार्टी की कब्र खोदने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसे गोदी मीडिया छिपा रहा।
दूसरी लिस्ट में 72 नाम थे, जिसमें से 36 यानी आधे आरएसएस की विचारधारा से बिलोंग नहीं करते और दूसरी पार्टियों से आए हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी की कैडर के नेता हैं, जिन्हें 2014 में और 2019 में जीत हासिल करने का सेहरा बंधा है, अगर उन्हें रास्ते से हटा करके बिन बुलाए मेहमान यानी दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं को टिकट दी है, तो क्या जो नेता पहले जीत चुके हैं वो नए मेहमान को जीतने देंगे? अंदरूनी रूप से नहीं जीतने देंगे और बाहरी रूप से तो उनकी बोलने की औकात ही नहीं है। इसी तरह से तीसरी और चौथी और पांचवी लिस्ट में कुल मिलाकर के 135 टिकट दी गई है, जिसमें 70 लोग आरएसएस की विचारधारा से बिलोंग नहीं करते हैं और इसमें भी अधिकांश दूसरी पार्टियों के कद्दावर नेता हैं। और जिन लोगों ने पार्टी को बदल करके चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वह लोग पहले धर्मनिरपेक्ष बनते थे, कांग्रेस की विचारधारा को मानते थे, समाजवादी सिद्धांतों पर चलते थे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते थे। आज वही अपनी मूल विचारधारा को छोड़ करके भारतीय विचारधारा की सांप्रदायिक राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं और नरेंद्र मोदी और शाह का गुणगान करने लगते हैं। नरेंद्र मोदी की तानाशाही अहंकारी प्रवृत्ति की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगते हैं, जो कल तक नरेंद्र मोदी के विरोधी थे। तो सवाल आज विचारधारा का नहीं है, सवाल राजनीतिक सुचिता का नहीं है, सवाल सिर्फ सत्ता प्राप्ति का है, सवाल सिर्फ इलेक्शन जीतने और सांसद बनने का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह भूल रही है कि भले ही उसके घटक दलों में अब 44 हो गए हों, लेकिन वह ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपने नेताओं या घटक दलों के नेताओं से चुनाव जीत सके। उसके लिए उसे कांग्रेस पर और अन्य दूसरी पार्टियों पर आधारित होना पड़ रहा है लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। लेकिन हम आज बात इसकी नहीं करेंगे कि कौन टूट करके जा रहा है, कौन टूट करके आ रहा है। अगर कांग्रेस से टूट करके बहुतेरे चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी में गए हैं, तो बीजेपी से भी टूट करके कांग्रेस में आए हैं और उन्हें लड़ाया जा रहा है। तो जिस रास्ते पर कांग्रेस चल रही है उसी रास्ते पर बीजेपी चल रही है और जिस रास्ते पर बीजेपी चल रही है उसी रास्ते पर कांग्रेस भी चल रही है। लेकिन आज हम विश्लेषण करेंगे इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी को कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो हराने जा रही हैं। इंडिया गठबंधन के नेता हरा पाएंगे? कतई नहीं। इंडिया गठबंधन की एकता और उनके घोषणा पत्र हरा पाएंगे? कतई नहीं। इस बार चुनाव जनता और मोदी सत्ता के बीच हो रहा है। 97 करोड़ मतदाता चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और इन मतदाताओं का जनसैलाब अगर उमड़ करके सामने आता है, जिसके संकेत मिल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित है। और जो आंकड़े फिजा में तैर रहे हैं 200 से लेकर के 140 तक, 200 भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का अंदरूनी सर्वे, 180, 160 और 140 राहुल गांधी का भारतीय जनता पार्टी का ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि इससे ज़्यादा सीटें नहीं पाएंगे। लेकिन इतनी सीटों पर गिरा देने के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो 4 फैक्टर हैं।
और चारों फैक्टर को भारतीय जनता पार्टी ने नाराज कर रखा है, आक्रोशित कर रखा है। वो चार हैं: बेरोजगार, किसान, ओबीसी, एससी, एसटी और फ्लोटिंग मतदाता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेरोजगारों की। इस देश में युवाओं की बेरोजगारी का जो नया आंकड़ा आया है, उसके तहत 83% युवा बेरोजगार हैं। यानी 100 में 83 लोग बेरोजगार हैं जो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। तो 100 में 83 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 100 में सिर्फ 17 लोगों को रोजगार मिला है, 83 बेरोजगार हैं और ये 83 आज सड़क पर हैं। इन्हें बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है और ना बेरोजगारी भत्ता देने का कोई ऐलान हो रहा है सत्ता की तरफ से। विपक्ष की तरफ से, इंडिया की तरफ से राहुल गांधी के न्याय पत्र में जरूर बेरोजगारों को शामिल किया गया है। इन्हें स्टाइपेंड देने की बात कही गई है, 30 लाख सरकारी नौकरियां देने की बात कही गई है, निजी क्षेत्र में नौकरियां उपलब्ध कराने की बात कही गई है और पेपर लीक जैसे प्रकरण को खत्म करने के लिए कड़े कानून बनाने की भी बात कही गई है। और भारतीय जनता पार्टी अगर कोई घोषणा करती भी है बेरोजगारों के लिए, तो आज बेरोजगार ऐसी स्थिति में है कि भारतीय जनता पार्टी की घोषणा या मोदी की गारंटी पर विश्वास करने वाले नहीं हैं। क्योंकि मोदी की गारंटी को 2014 से 2019 तक देख चुके हैं। 2014 में 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात और 2024 तक यानी 10 सालों में 20 करोड़ नौकरियों की जगह 20 लाख नौकरियां भी नहीं दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और बेरोजगार आज जिस तरह से लामबंद हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सत्ता के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, विपक्ष की रैलियों में, विपक्ष के रोड शो में शामिल हो रहे हैं, उससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि बेरोजगारों का एक मुश्त वोट कांग्रेस और इंडिया को मिलने जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सब जवाब दिखाती है लेकिन सपने पूरे नहीं करती है। तो बेरोजगारों ने ठान रखा है कि उनकी इस स्थिति, बदहाल स्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। कम से कम 2 बेरोजगार हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास आय के लिए कोई स्रोत नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और ठोकरें खाते खाते जब उन्हें लगता है कि दुनिया में जीना ही व्यर्थ है, तब वे आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे बेरोजगारों की संख्या आपको के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि 83% युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खफा हैं और वे उन्हें वोट नहीं देंगे। दूसरा, किसान समस्या को किसने उत्पन्न किया? कांग्रेस के जमाने में भी किसान नाराज थे, प्रदर्शन किए थे, धरना दिए थे, आंदोलन किए थे। तभी स्वामीनाथन की रिपोर्ट आयोग बैठाया गया था और उनकी रिपोर्ट आई, लेकिन उनकी रिपोर्ट को आज तक किसी भी सरकार ने लागू नहीं किया। अगर रिपोर्ट अनुशंसाओं को लागू कर दिया जाता तो किसानों की समस्या कब के खत्म हो गई होती। न कांग्रेस सरकार ने, न भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, न अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, न मनमोहन सिंह की सरकार ने, न मोदी की सरकार ने स्वामीनाथन अनुशंसाओं को नजरअंदाज किया है। और यही वजह है
कि किसानों की समस्याएं दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में एमएसपी की गारंटी की बात कही थी और किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। इसमें से अगर एक भी गारंटी पूरी कर देती तो शायद किसान आंदोलनरत नहीं होते, लेकिन गारंटी पूरी करने के बजाय, किसानों की आमदनी दोगुनी करने के बजाय, एमएसपी की गारंटी लागू करने के बजाय 3 काले कानून लाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के कोपभाजन बन गए। और आपने देखा कि जिस तरह से 13 महीनों तक किसान दिल्ली की बॉर्डर पर चारों तरफ से घेर करके धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रहे, और एक समय आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुटने टेक दिए और कहा कि हम किसानों को समझ नहीं सके, उन्हें समझा नहीं सके, हमारी तपस्या किसानों को समझा नहीं सकी, हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई। और इतना कह करके उन्होंने 3 काले कानून वापस लेने की घोषणा किया था टीवी स्क्रीन पर। उसके बाद भी किसान धरना प्रदर्शन करते रहे क्योंकि अन्य मांगे नहीं मानी गई थी। और उन अन्य मांगों के लिए जब सरकार ने लिखित रूप से माना कि हम इसको मानेंगे और सारी शर्तें मानेंगे, तब जाकर के किसानों ने आंदोलन वापस लिया था। लेकिन एमएसपी की गारंटी पर नहीं माना गया। जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को सहायता राशि देने की बात, ऐसे करीब 8 मुद्दे हैं जिन्हें कि भारतीय जनता पार्टी ने मानने से इनकार कर दिया। एमएसपी की गारंटी पर कमेटी तो जरूर बनाई गई, और उस कमेटी, सरकारी कमेटी कहेंगे उसको, किसानों की कमेटी नहीं कहेंगे, और उस सरकारी कमेटी ने 33 बार बैठक भी किया, लेकिन नतीजा सिफर। 2 साल तक इंतजार किया किसानों ने, उसके बाद फिर से आंदोलन शुरू कर दिया एमएसपी पर गारंटी के लिए, बाकी मांगे जो बची हुई थी उन्हें मनवाने के लिए। और आपने देखा कि दिल्ली बॉर्डर पर तो नहीं, दिल्ली के बॉर्डर पर तक तो आ ही नहीं सके। रास्ते में कील, सीमेंट की दीवार, बैरिकेड कितना खड़ा कर दिया, आपने अच्छी तरह से देखा होगा टीवी पर, यूट्यूब चैनलों पर। और जिस तरह से उनके ऊपर ड्रोन से गोले बरसाए गए, लाठियां भांजी गई और कई किसान मरे भी। और उसके बाद फिर रामलीला मैदान में किसानों ने रैली करके, जनसभा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारा और कहा कि उनका एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाएगा। तो मोदी सरकार को सत्ताच्युत करने के लिए किसान एक बहुत बड़े भागीदार होंगे मोदी को हराने में। किसान आंदोलन की बातें अगर मान लिए होते, एमएसपी पर गारंटी की बात मान लिए होते, तो किसानों का अधिकांश वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता। लेकिन उनकी मांगों को ठुकरा करके, उन्हें मौत की नींद सुला करके, उनके ऊपर ड्रोन से गोले बरसा करके भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विपक्ष के खेमे में भेज दिया। और विपक्ष का वो आज खुल करके प्रचार कर रहे हैं, बेरोजगार भी प्रचार कर रहे हैं और किसान भी प्रचार कर रहे हैं। गांव गांव में, कस्बे में, चौपालों में, हर जगह किसान इंडिया का प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी को हराने की अपील कर रहे हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर है ओबीसी। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसे ठगा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जनगणना की बात हो तो सामान्य जनगणना 1872 से हो रही है, हर 10वें साल कभी भी बाधित नहीं हुई। यहां तक कि आजादी की लड़ाई के समय भी जनगणना नहीं बाधित हुई थी।
और 1931 की जनगणना कास्ट बेसिस पर की गई थी, सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर की गई थी, और उस समय ओबीसी की जनसंख्या 54% थी। और 1932 से लेकर 31-32 से लेकर के आज 2023-24 तक ओबीसी की संख्या कितनी बड़ी होगी, इसका कोई अनुमान नहीं है, इसका कोई खाका नहीं है। और अगर था भी 2011 के आम जनगणना में सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर कांग्रेस सरकार ने कराई थी, लेकिन उन आंकड़ों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छिपा लिए, उन आंकड़ों पर कुंडली मार करके बैठ गए और किसी को नहीं पता चल पाया कि ओबीसी की संख्या कितनी है। जब संख्या नहीं सुनिश्चित की जाएगी तो उनकी भागीदारी कैसे निश्चित होगी? भागीदारी न निश्चित होने पाए, इसके लिए संख्या के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है और ओबीसी की जनगणना नहीं कराई जा रही। बिहार सरकार ने पिछले साल कराया था, उसके हिसाब से 63% आबादी हो गई है बिहार में ओबीसी की, लेकिन भागीदारी सत्ता में या प्रशासन में, सरकारी नौकरियों में 27% से भी कम है। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 27% आरक्षण ओबीसी को देने की बात कही थी, लेकिन उसका अक्षरशः पालन नहीं किया गया। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 27% रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं मिल सका है। एससी एसटी को भी उसका जितनी भागीदारी है, जितना आंकड़ा सुनिश्चित किया गया है, उसे भी हिस्सा नहीं मिल पाया है। तो आज हिस्सेदारी का सवाल है और इस हिस्सेदारी को दिलाने के लिए कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में घोषणा किया है कि ओबीसी को उनका हक दिया जाएगा, उनकी जनगणना कराई जाएगी और उनका हक अधिकार उन्हें दिया जाएगा और उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। बेरोजगारों को नाराज करके, किसानों को नाराज करके, ओबीसी एससी एसटी को नाराज करके। दलित समुदाय आज इसलिए नाराज हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सांसद चीख चीख करके कह रहे हैं कि 400 पार हुआ तो हम संविधान को बदल देंगे। ऐसे में अंबेडकर को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, तथागत बुद्ध को मानने वाले अधिकांश ओबीसी एससी एसटी के लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के पक्ष में हैं। जो संविधान की रक्षा नहीं कर सकता वो संविधान को खत्म कर देगा। जो लोकतंत्र को आगे बढ़ा नहीं सकता, विकसित राष्ट्र नहीं बना सकता, वो लोकतंत्र को खत्म कर देगा। और यहाँ तक जो संविधान की रक्षा नहीं कर सकता, जो लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकता, वह इस देश को अगर राजतंत्र बना करके हिंदू राष्ट्र थोपना चाहेगा तो क्या इसे इस देश की धर्मनिरपेक्ष जनता, दलित, ओबीसी, एससी एसटी स्वीकार करेंगे? कतई नहीं करेंगे। और यही नरेंद्र मोदी और बीजेपी की कब्र खोदेंगे इस बार 2024 में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक, बेरोजगारों तक, किसानों तक, ओबीसी एससी एसटी तक और 97 करोड़ मतदाताओं तक पहुंच सके।